अभी तक हम लोगों ने लोकपाल के टॉपिक के अंतर्गत लोकपाल के विकास के बारे में पढ़ा कि किस तरह से भारत में लोकपाल जैसी संस्था का विकास हुआ। उसके अलावा पिछली क्लास में हम लोगों ने लोकपाल के स्ट्रक्चर यानी लोकपाल की संरचना किस तरह की है और लोकपाल में नियुक्तियां किस तरह से होती हैं, उनके चेयरपर्सन की नियुक्ति कैसे होती है और मेंबर्स की नियुक्ति किस तरह से होती है, इसके बारे में भी हमने पिछली क्लास में चर्चा की है। लोकपाल की योग्यताओं के बारे में भी हमने देखा है कि किन्हें नियुक्ति कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी हमने पिछली क्लास में हासिल की थी। अब हम लोग आज बात करेंगे कि लोकपाल जो संस्था है इस एक्ट के तहत, यानी कि ये जो सारी बातें हम लोग कर रहे हैं ये बातें लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013, लोकपाल लोकायुक्त एक्ट 2013 एंड अमेंडमेंट इन 2016 में एक इसमें छोटा सा संशोधन भी हुआ था। तो उन दोनों चीजों को लेकर के हम सारी बातें कर रहे हैं लोकपाल संस्था के बारे में। तो लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 के अंतर्गत जो इसके ज्यूरिसडिक्शन एंड पावर्स है उसको देखते हैं। तो क्या क्या ऐसे क्षेत्र हैं, यानी कौन कौन से क्षेत्र हैं या कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जो लोकपाल के दायरे में आते हैं, जिनकी जांच लोकपाल कर सकते हैं या जिनके बारे में कंप्लेन संबंधित जिस विभाग या जिस संस्था से संबंधित शिकायत लोकपाल तक की जा सकती है। और ये चीज आपको स्पष्ट हो गया होगा कि लोकपाल जो है एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था है और जो हमारे देश के भीतर जो राष्ट्रीय स्तर पर अगर कहीं कोई भ्रष्टाचार होता है तो उससे संबंधित शिकायत जो है लोकपाल तक की जा सकती है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, इसमें हमने लिखा है प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, मिनिस्टर्स, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ग्रुप ABCD ऑफिसर्स एंड ऑफिशियल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि ये सब लोकपाल के दायरे में आते हैं। प्रधानमंत्री स्वयं लोकपाल के दायरे में आते हैं। ये इस एक्ट की विशेषता है। 2013 का जो एक्ट है इसमें ये स्पेशली ये कैरेक्टरिस्टिक है कि प्रधानमंत्री भी लोकपाल के दायरे में आते हैं, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा जो मिनिस्टर्स हैं और जो पब्लिक सर्वेंट हैं, यानी कि जो लोक सेवक है, यानी जो हमारे केंद्र सरकार के और अखिल भारतीय सेवा के जो कर्मचारी हैं वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो केंद्र सरकार के सारे कर्मचारी, मिनिस्टर्स, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट यानी कि जो हमारे संसद के सदस्य हैं वो भी इसके दायरे में आते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि पार्लियामेंट के मेंबर्स भी इसके दायरे में आएंगे, ग्रुप ABCD ऑफिसर्स भी इसके दायरे में आएंगे जो कि रिलेटेड होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट से, और साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर। अब इसमें थोड़ा सा जो है एक्सेप्शन भी है, खासकर प्राइम मिनिस्टर के संदर्भ में हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर लोकपाल को शिकायत प्राइम मिनिस्टर के संदर्भ में जाती है तो कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर लोकपाल को जांच का अधिकार नहीं है, तो वो एक्सेप्शन स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा। Jurisdiction of Lokpal included the Prime Minister except on allegations of corruption relating to international relations, security, the public order and atomic energy and space। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रधानमंत्री के संबंध में अगर लोकपाल को शिकायत जाती है और अगर वो विषय किससे रिलेटेड होगा, अगर वो विषय यानी वो आरोप इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित है। नंबर 2, देश की सुरक्षा से संबंधित है, रिलेटेड टू सिक्योरिटी। नंबर 3, पब्लिक ऑर्डर यानी कि जन व्यवस्था यानी कि लॉ एंड ऑर्डर यानी पब्लिक ऑर्डर यानी देश में कानून व्यवस्था की स्थिति से संबंधित है। और एटॉमिक एनर्जी यानी परमाणु ऊर्जा और स्पेस से रिलेटेड किसी मैटर से रिलेटेड है। अब देखिए ये जो विषय है ये प्रधानमंत्री जो है इन विषयों पर इनकी विशेष इनकी निगरानी होती है प्रधानमंत्री की, क्योंकि ये वो विषय है जैसे एटॉमिक एनर्जी है, स्पेस है, सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री है, पब्लिक ऑर्डर है, इंटरनेशनल रिलेशन है, ये सारे विषय
ये सारे विषय इसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर प्रधानमंत्री से रिलेटेड कोई शिकायत इन विषयों से रिलेटेड आता है तो उसकी जांच लोकपाल नहीं करेंगे। ठीक, तो ये बात बिल्कुल ध्यान में रखना है कि कौन कौन से जो लोक सेवक हैं, पब्लिक सर्वेंट हैं, वो लोकपाल के दायरे में आएंगे और प्रधानमंत्री से रिलेटेड कौन से विषय हैं जो एक्सेप्शन होंगे। तीसरी बात, लोकपाल डज नॉट हैव जुरिस्डिक्शन over ministers and MPs in the matter anything said in parliament or a vote given there। ये बात भी ध्यान रखने का है, ये भी एक्सेप्शन केस में है कि मिनिस्टर्स और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर सामान्य तौर पर जांच का अधिकार, करप्शन से रिलेटेड मैटर पर जांच का अधिकार लोकपाल को है। लेकिन अगर वो शिकायत उन विषयों पर है जो कि उन्होंने पार्लियामेंट में कही है, यानी लोकसभा में या राज्यसभा में अगर किसी विषय पर उन्होंने बात रखी है या उन्होंने वोट डाला है, वोट गिवन देयर, तो ऐसी कोई शिकायत जो है वो लोकपाल जो है एंटरटेन नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ये दो जो बातें हैं एक्सेप्शन में ध्यान रखना पड़ेगा। पहली चीज, प्रधानमंत्री किन किन प्रधानमंत्री से रिलेटेड शिकायतों को कौन कौन से ऐसे विषय होंगे जिनकी जांच लोकपाल के दायरे में नहीं आएगी। दूसरी बात, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे या मिनिस्टर्स होंगे उनसे रिलेटेड जो संसद में उन्होंने जो कार्यवाही की है या गतिविधि की है या वोट डाला है, उससे रिलेटेड जो गतिविधियां हैं, उससे रिलेटेड अगर कोई शिकायत लोकपाल के पास जाती है तो उसकी जांच भी लोकपाल नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। द लोकपाल एक्ट मैंडेट्स दैट ऑल पब्लिक ऑफिशियल should furnish the assets and liabilities of themselves as well as their respective dependent। ये जो प्रावधान है ये 2016 में स्पेशली ऐड किया गया है। पहले तो क्या था, बहुत स्ट्रिक्ट था, 2013 में इससे भी ज्यादा स्ट्रिक्ट था। उसमें तो ये प्रावधान था कि जो भी केंद्र सरकार की सेवा में जो भी कर्मचारी या अधिकारी जाते हैं, जो भी अधिकारी जाएंगे, उनको ज्वाइन करने के 30 दिनों के भीतर ही उनकी खुद की संपत्ति को लेकर के, उनको सारा संपत्ति यानी उनका एसेट और लायबिलिटी को लेकर के पूरी जानकारी देनी होती थी, और यहां तक कि उनके डिपेंडेंट को। 2016 में इसमें थोड़ा अमेंडमेंट किया गया, कहा गया कि ठीक है जानकारी तो देना है, लेकिन उसमें वो 30 दिन वाली बाध्यता भी खत्म कर दी गई, और साथ ही साथ कहा गया कि एसेट और लायबिलिटी से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है उससे रिलेटेड जो फॉर्म यानी जो तरीका केंद्र सरकार बताएगी उस तरीके से आपको देना है। इस तरह से लोकपाल जो है, लोकपाल के दायरे में ये चीज भी आती थी कि भाई जो भी केंद्र सरकार के कर्मचारी जो ज्वाइन कर रहे हैं, अधिकारी ज्वाइन कर रहे हैं, जो लोक सेवक ज्वाइन कर रहे हैं, वो अपनी संपत्ति का ब्यौरा जो है वो विभाग को दें, जिससे कि अगर उनके पास बाद में, क्योंकि करप्शन आदमी जाते हुए तो नहीं करेगा बिल्कुल, अगर बाद में उनकी संपत्ति में बेतहाशा वृद्धि होती है या आय से अधिक संपत्ति का कोई मामला उनके सामने आता है तो उसकी जो है जांच आसानी से की जा सकती है। तो देखिए ये जो सारा मैटर हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं ये करप्शन को कंट्रोल करने के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, तो इन सारे बिंदुओं को आपको करप्शन से लिंक करना है। यहाँ चूंकि करप्शन के बारे में हमने बहुत सारे टॉपिक आपको कराए हैं, जिसमें व्हिसिल ब्लोअर एक्ट भी आपको कराया, सोसाइटी किस तरह से करप्शन को दूर करती वो भी आपको बताया, सिविल सोसाइटी, मीडिया, सोशल मीडिया, ये सब के बारे में, ये कैसे करप्शन को कम करने में मदद करते हैं, ये सब आपको मालूम है। यहाँ पर जब हम लोकपाल के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो ये संस्था एक मशीनरी ऑफ द, ये एक मशीनरी है जो करप्शन को कम करने में मदद करेगी। तो ये सारी चीजें करप्शन को कम करने के संदर्भ में एक्सप्लेन की जा सकती है, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा एक्सप्लेन करेंगे तो टाइम बहुत लगेगा। तो आपको मैंने हिंट कर दिया कि अगर ये प्राइम मिनिस्टर की किसी भी करप्शन से रिलेटेड मैटर पर जांच कर सकते हैं, मिनिस्टर के अगर ऊपर कोई शिकायत होती है, अगर अधिकारियों के ऊपर, केंद्र सरकार के अधिकारियों के ऊपर कोई शिकायत होती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर
कोई शिकायत होती है तो ये जो करप्शन से रिलेटेड शिकायतों की जांच लोकपाल कर सकते हैं, तो स्वाभाविक है कि इन मंत्रियों, प्रधानमंत्री, लोक सेवकों के ऊपर एक प्रेशर रहेगा कि भाई हमें करप्शन से बचना है, करप्शन नहीं करना है और पूरी इंटेग्रिटी के साथ, सत्यनिष्ठा के साथ लोक सेवा जो है हमें प्रदान करना है। तो इस तरह से ये करप्शन को कम करने में मददगार साबित होंगे, ऐसे इसको समझ सकते हैं। और काम एक देखिए क्या करते हैं ये, पावर टू सुपरिंटेंडेंस ओवर सीबीआई एंड टू गिव डायरेक्शन टू सीबीआई। ये जो देखिए एक स्पेसिफिक पावर इनके पास है कि ये सीबीआई का सुपरिंटेंडेंस कर सकते हैं, यानी अधीक्षण करते हैं, यानी कि उनकी देखरेख करते हैं, उनको जो है सुपरिंटेंडेंस का काम भी इनके पास मौजूद है। और यदि if Lokpal has referred a case to CBI, the investigating officer cannot be transferred without approval of CBI। क्या कहा इन्होंने कि देखिए कई बार क्या होता है कि जो हमारे लोकपाल होते हैं उनके पास जब शिकायत जाती है तो वो क्या करते हैं, कुछ केसेस जो है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को भेज सकते हैं कि आप इसकी प्राइमरी इंक्वायरी करके बताइए। कुछ केसेस जो होती है वो सीबीआई के पास भेज देते हैं कि इसकी प्राइमरी इंक्वायरी करके बताइए। तो यदि मान लीजिए यदि कोई ऐसा प्रकरण, ऐसा कोई केस, if any such case which are already referred to CBI और CBI उसके ऊपर कोई प्राइमरी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर रही है, प्रारंभिक इंक्वायरी कर रही है, तो उस बीच में CBI के किसी अधिकारी को जो ऐसे मामलों की खोजबीन कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, उनका स्थानांतरण, उनका ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। ये पावर लोकपाल संस्था में मौजूद है कि अगर कोई प्राइमरी इंक्वायरी के लिए सीबीआई को पावर दिया है लोकपाल ने, तो जब तक लोकपाल इजाजत नहीं देंगे उस अधिकारी को ट्रांसफर नहीं कर सकती सरकार। तो लोकपाल इस तरह से सीबीआई को जो है सुपरिंटेंडेंस का काम भी करते हैं। और देखते हैं, Enquiry wing of the Lokpal has been vested power of civil court। जो इंक्वायरी विंग होता है, दो विंग है इनके पास, एक इंक्वायरी विंग है और एक एडमिनिस्ट्रेटिव विंग है। तो जो इनकी इंक्वायरी विंग होती है उसका जो पावर है वो सिविल कोर्ट का पावर है। सिविल कोर्ट जो सामान्य सिविल कोर्ट होता है, किसी भी मामले की जांच के लिए वो किसी व्यक्ति को सम्मन जारी कर सकते हैं, बुला सकते हैं, इसके अलावा जो है शपथ पत्र ले सकते हैं, ये सब सिविल कोर्ट के पावर होते हैं। तो विस्तृत सिविल कोर्ट की जो पावर्स होते हैं वो इनको भी दिया गया है, यानी लोकपाल के जो इंक्वायरी विंग होती है उनको पावर दिया गया। और देखिए क्या होता है, पावर्स ऑफ कन्फिस्केशन ऑफ एसेट्स, proceeds, receipts, benefits arising procured by means of corruption। मतलब कि अगर कोई लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट, माने कोई मिनिस्टर ही क्यों ना हो, प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो, जो केंद्र सरकार के अधिकारी क्यों ना हो, अगर इन लोगों ने अगर कोई करप्शन के माध्यम से कोई लाभ हासिल किया है, संपत्ति हासिल की है, कोई बहुत सारी जो है पैसा जमा किया है, बहुत सारे लाभ जो है उन्होंने जो प्राप्त कर लिए हैं और अपनी एसेट को बना लिया है, और वो एसेट जो है इलीगल है, यानी कि करप्शन के माध्यम से तैयार किया, तो क्या पावर है यहाँ पर, कन्फिस्केशन। वो जो उन्होंने आय से अधिक जो संपत्ति इकट्ठा कर ली है उसको कन्फिस्केट कर सकती है, यानी कि उसकी कटौती कर सकती है, उसे हटा सकती है। This is also the power given to the Lokpal. Lokpal has the power to recommend transfer or suspension of public servant connected with allegations of corruption। अगर कोई अधिकारी जिनके ऊपर करप्शन का चार्ज लगा हुआ है, तो ऐसा नहीं कि लोकपाल सीधे ऑर्डर जारी करेंगे, भाई ये कह सकते हैं कि ये अधिकारी, ये कर्मचारी या ये जो व्यक्ति हैं जिनके ऊपर करप्शन का चार्ज लगा हुआ है, चूंकि ये करप्शन का चार्ज इनके ऊपर है इसलिए इन्हें इस स्थान पे न रखा जाए, या जब तक इंक्वायरी हो रही है उस इंक्वायरी के दौरान उन्हें पद पर न रखा जाए, मतलब सस्पेंड कर दिया जाए। तो देखिए इस तरह से इनको सस्पेंशन और साथ ही साथ ट्रांसफर का पावर भी मिल जाता है। तो इन सब चीजों से लोकपाल एक मजबूत संस्था बन जाती है, यानी लोकपाल हैज द पावर
टू रिकमेंड करती है कि भाई ये अधिकारी के ऊपर जांच चल रही है, इसे ट्रांसफर कर दीजिए यहां से, इस पर्टिकुलर जगह पे मत रखिए। दूसरी चीज, अगर किसी अधिकारी के ऊपर इंक्वायरी हो रही है लोकपाल के द्वारा, तो वो बोल सकते हैं कि भाई इन्हें सस्पेंड करिए, हटा दीजिए इनके पोस्ट से, क्योंकि ये जांच को प्रभावित कर सकते हैं। तो ये पावर भी इनके पास मौजूद है, लोकपाल के पास मौजूद है। तो आपको देखिए ज्यूरिसडिक्शन भी मालूम पड़ गया और इनके पावर्स भी मालूम पड़ गए। पावर टू गिव डायरेक्शंस टू प्रिवेंट द डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स ड्यूरिंग प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। अब ये भी एक एडिशनल पावर है लोकपाल के पास। मान लीजिए लोकपाल को लगता है, जो इंक्वायरी विंग है, कि यहां पर जो रिकॉर्ड है, ये हो सकता है कि जो अधिकारी हैं या जो डिपार्टमेंट जिसकी जांच हो रही है वो अपना रिकॉर्ड को जला देंगे, रिकॉर्ड को फेंक देंगे या कुछ गड़बड़ी कर सकते हैं। तो लोकपाल इंस्ट्रक्ट कर सकती है, डायरेक्शंस दे सकती है कि जब तक हम अलाउ नहीं करें वो रिकॉर्ड आपको प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा, आपको सुरक्षित रखना पड़ेगा। अन्यथा अगर रिकॉर्ड ही जला देंगे या खत्म कर देंगे तो इंक्वायरी सही नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से लोकपाल को करप्शन को खत्म करने के लिए ये सब पावर दिया गया है। तो करप्शन को कम करने में इसीलिए बोलते हैं कि लोकपाल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो 2013 का एक्ट और उसके बाद 2016 का जो अमेंडमेंट है, 2016 के अमेंडमेंट में, अब इसके बारे में अलग से चर्चा करना संभव नहीं होगा, तो मैं यही आपको बता देता हूं कि देखिए 2013 में तो पूरा विस्तृत एक्ट बना था और 2016 में थोड़ी सी उसमें जो है अमेंडमेंट की गई थे। तो दो बड़े अमेंडमेंट थे। एक अमेंडमेंट तो मैंने वो बताया आपको कि लोक सेवकों को अपनी जो सेवा थी उसको ज्वाइन करने से के 30 दिन के भीतर ही अपने एसेट का ब्यौरा देना होता था। तो एक तो उसको उन्होंने ठीक कर दिया कि भाई एकदम इमीडिएट आपको 30 दिनों के भीतर ही ब्यौरा देना जरूरी नहीं है। आप जो है, जो केंद्र सरकार जो समय समय पर जो फॉर्मेट तैयार करेगी उसमें आप अपने एसेट और लायबिलिटी की जानकारी आप देंगे। एक तो ये चेंज आया। दूसरा, उसमें एक जब अब हम लोग स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे तो उसमें आपने देखा था कि जो लोकपाल की जो सिलेक्शन कमेटी थी जिसके चेयरमैन कौन थे, प्राइम मिनिस्टर थे, उसमें एक लीडर ऑफ अपोजिशन की बात की गई थी। तो लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए क्या रहता है, एक संसदीय नियम के मुताबिक ये एक ट्रेडिशन है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी को 10% सीट्स मिले होते हैं, मतलब लोकसभा में 10% सीट्स मिलना चाहिए, यानी पब्लिक हाउस में 10% सीट, तो कम से कम 54 या 55 सीट होना चाहिए। तो हुआ ये कि 2014 के चुनाव में इतनी सीटें किसी भी पार्टी को नहीं मिली कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन बता सके। तो इसलिए 3-4 सालों तक वो सिलेक्शन कमेटी ही नहीं बन पाई कि लीडर ऑफ अपोजिशन ही नहीं है। तो इसीलिए एक अमेंडमेंट करना पड़ा उनको 2016 में कि भाई अगर लीडर ऑफ अपोजिशन वाला नियम नहीं हो पाता है तो आप जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो भी होगी, मान लीजिए उस समय सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस थी और उनकी सीटें, जितनी भी सीटें थी, शायद 50 के आसपास ही सीटें थी, कम थी, 45 या 50 के आसपास 2014 की लोकसभा इलेक्शन में, वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ सीट्स देखना पड़ेगा। तो वो जितनी सीटें उनको मिली थी वो 10% से कम थी। तो वो व्यवस्था उन्होंने की, अमेंडमेंट करके किया कि कोई भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी अगर है तो उनका जो भी लीडर होगा उसे हम इस सिलेक्शन कमेटी में रखेंगे। तो वो भी एक अमेंडमेंट जो है 2016 का आपको ध्यान रखना है। तो यहां आपको क्लियर हो गया कि ज्यूरिसडिक्शन क्या होगा लोकपाल का और पावर क्या होगा। अब देखते हैं लिमिटेशन क्या है इनका। तो लिमिटेशन में देखिए, लिमिटेशन ये है कि बहुत सारी चीजें हैं। अब जैसे 2013 के एक्ट में कहा गया कि भाई लोकपाल की नियुक्ति होगी और सभी राज्यों में 1 साल के भीतर लोकायुक्त की नियुक्ति की जाएगी। 1 साल के भीतर सभी राज्यों में लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं की जा सकी। 16 या 17 राज्य ही ऐसे हैं जहां पर वर्तमान में लोकायुक्त हैं, यानी कि अभी भी ऐसे राज्य हैं जहां पर लोकायुक्त प्रॉपर्ली नियुक्त नहीं हुए हैं। तो एक तो यही कमी दिख गई। दूसरा, ये जो हमारे लोकायुक्त हैं, लोकपाल हैं, इनके बारे में ये कभी कभी चर्चा में आता है कि ये जो इन्होंने व्यवस्था की है एक्ट में, 2013 के एक्ट और अमेंडमेंट 2016 के, वो पॉलिटिकली फ्री कहाँ है।
उसमें भी तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस दिखाई पड़ता है। सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन कौन है? स्वयं प्राइम मिनिस्टर है। तो सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन स्वयं प्राइम मिनिस्टर हैं। डीओपीटी जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग है, वो हमारी जो पूरे जो सर्च कमेटी के लिए जो इच्छुक लोग हैं उनकी रिपोर्ट तैयार करते हैं। और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग वाला जो विभाग और पेंशन वाला जो विभाग है वो जनरली प्राइम मिनिस्टर के पास ही रहता है। तो होता क्या है कि इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आ ही जाता है। तो कुछ लोगों का जो आलोचक है इस संस्था के, उनका ये कहना है कि इसे और फ्री करना चाहिए। इस एक्ट की आलोचना में ये बात आती है कि ये पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस संस्था बन जाती है, क्योंकि लोकपाल की नियुक्ति में प्रधानमंत्री का बहुत ज्यादा योगदान होता है, बहुत ज्यादा उनका जो है हाथ होता है। तो एक आलोचना योग्य एक सीमा है कोर्ट अपनी ये इस एक्ट की। दूसरी चीज ये है, नो क्राइटेरिया डिसाइड एमिनेंट ज्यूरिस्ट। एक बात बताया था सिलेक्शन कमेटी में कि एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट भी उसमें रखे जाते हैं। तो एमिनेंट ज्यूरिस्ट जो है वो कौन होंगे, ये तय करने का प्रावधान उस एक्ट में नहीं किया गया है। तो ये भी कभी कभी कमी हो जाती है। अब जो प्रधानमंत्री या जो सिलेक्शन कमेटी के पसंदीदा व्यक्ति हैं उसे ही रख लेते हैं। तो ये कमी है कि एमिनेंट ज्यूरिस्ट का जो मापदंड है ये भी तय होना चाहिए, तो ज्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा एक कमी ये भी बताई जाती है कि नो इम्यूनिटी टू व्हिसिल ब्लोअर, यानी जो व्हिसिल ब्लोअर एक्ट आप लोगों ने पढ़ा है 2011 का एक्ट, जो 2014 में जाके फाइनली जो है वो लागू हुआ, फाइनली जो है वो बना 2014 में। वो भी अभी तक फाइनली जो है उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया, लेकिन ठीक है वो एक्ट जो है वो है हमारे देश में, व्हिसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट। तो इसमें ये कहा कि भाई तो लोकपाल भी तो एक भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने वाली संस्था है, सबसे बड़ी संस्था है। It is the biggest institution of India to control the corruption। तो व्हिसिल ब्लोअर को प्रोटेक्ट करने के प्रावधान कहाँ है? उनको प्रोटेक्ट करने, क्योंकि व्हिसिल ब्लोअर ही तो करप्शन के बारे में बताएंगे। व्हिसिल ब्लोअर्स तो इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, थर्ड पार्टी भी हो सकते हैं, हर दिशा से करप्शन की जानकारी। और करप्शन के बारे में जो व्यक्ति पहली बार उठकर खड़ा होगा उसको खतरा तो रहता ही है। तो लोकपाल संस्था के अंदर ये व्यवस्था होना चाहिए थी कि व्हिसिल ब्लोअर्स को और ज्यादा प्रोटेक्ट किया जाए। तो वो एक कमी भी बताया गया है कि इस एक्ट में व्हिसिल ब्लोअर्स को प्रोटेक्शन के लिए बेहतर इंतजाम नहीं है। आगे देखते हैं, प्रोविजन फॉर इनिशिएशन ऑफ इंक्वायरी अगेंस्ट द कंप्लेनेंट इफ एक्यूज्ड फाउंड इनोसेंट। अब देखिए ये एक बड़ी कमी कुछ लोगों ने बताया। दोनों तरफ से सोचना पड़ेगा कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति पर आरोप लगाता है कि इसने करप्शन किया, लेकिन उसका मकसद यानी कि आरोप लगाने वाले व्यक्ति का मकसद जो है, कंप्लेन करने वाले व्यक्ति का मकसद उस ईमानदार अधिकारी को जो है वो भ्रष्ट साबित करना है, उसे बदनाम करना चाहते हैं, ये भी हो सकता है। दूसरी बात ये है कि जो व्यक्ति ईमानदार है और उसके ऊपर अगर जांच शुरू होती है तो स्वाभाविक है उसकी ईमानदारी पर शक हो जाएगा। तो इसमें यह प्रावधान किया गया कि भाई अगर कोई व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जो कि इनोसेंट साबित होते हैं, मतलब वो करप्ट साबित नहीं होते हैं, जानबूझ करके उनको आरोपित करने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए अगर कोई आरोप लगाएगा, कोई शिकायत करेगा, तो शिकायतकर्ता यानी कंप्लेनेंट के विरुद्ध भी कार्रवाई की जा सकती है। अब यहां पर फिर प्रॉब्लम आ गई कि अगर शिकायतकर्ता के मन में आप पहले से ही डर बिठा दोगे कि वो व्यक्ति जिसके ऊपर वो आरोप लगा रहे हैं वो इनोसेंट साबित हो गए, अब वो इनोसेंट साबित हो गए तो पता चला जिसने शिकायत की है यानी जो शिकायत करता है उसके ऊपर कार्रवाई होगी, तो कोई शिकायत क्यों करेगा? ये एक प्रॉब्लम यहां पर आ जाती है कि इस एक्ट में यानी कि लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम 2013 अमेंडमेंट 2016 में यह प्रावधान भी किया गया था कि जो व्यक्ति शिकायत करेगा, अगर जिसके खिलाफ शिकायत की गई है और उसके ऊपर आरोप अगर प्रॉपरली एस्टैब्लिश नहीं हो पाता है तो आरोपकर्ता के विरुद्ध भी जांच की जा सकती है, यानी जिसने आरोप लगाया, जिसने शिकायत की, उसके विरुद्ध भी जांच की जा सकती है। इससे क्या होता है, एक्ट कमजोर पड़ जाएगा। लोग डर के मारे शिकायत
करेंगे ही नहीं। तो ये एक समस्या है, लेकिन दोनों पहलुओं से देखना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं कि कोई व्यक्ति जो है शिकायत करने जा रहा है और उसके पास कोई तथ्य भी नहीं है। तो अगर शिकायत कर रहे हैं तो पूरे तथ्यों के साथ करें, ये इनका मकसद था। एक्सक्लूजन ऑफ जुडिशियरी। अब जब मैं आपको जुरिस्डिक्शन बता रहा था तो मैंने कहीं भी जिक्र नहीं किया कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज या जो है अन्य जजों को लोकपाल के दायरे में रखा गया है, यानी कि जो हमारी जुडिशियरी है वो लोकपाल के दायरे से बाहर है। तो जुडिशियरी में भी तो करप्शन के चर्चे होते रहते हैं। कई बार लोग जो है जो निचले स्तर पर जुडिशियरी में करप्शन की बातें करते रहते हैं, कई बार चर्चा आती है। तो अगर जुडिशियरी को भी लोकपाल के दायरे में रखा जाए, ऐसा कई जो इस एक्ट के आलोचक हैं उनका मानना है कि जुडिशियरी को भी लोकपाल के दायरे में क्यों नहीं रखना चाहिए। बहुत सारे ऐसे यूरोपीय देश हैं जहां पर ओम्बुड्समैन है, वहां पर जो है वो जुडिशियरी को ओम्बुड्समैन के दायरे में रखा गया है, और हम लोगों ने ओम्बुड्समैन जैसी ही तो संस्था बनाई है तो जुडिशियरी को रखा जाना चाहिए, ऐसा कुछ लोग सजेस्ट करते हैं। लेकिन भारत में जुडिशियरी का काफी सम्मान है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और हमारे जो जिला न्यायालय है, इनको हम बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। तो शायद जिन्होंने ये कानून बनाया उनके दिमाग में ये चीज था कि जो हमारी जो न्यायपालिका है उसे हम लोकपाल के दायरे से बाहर ही रखें, जिससे उनकी प्रतिष्ठा बची रहे। तो इसीलिए शायद नहीं रखा होगा, लेकिन आलोचना करने वाले इसकी भी आलोचना करते हैं। नो कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग नहीं है। भाई आपने पढ़ा है अच्छी तरह, हमने बताया आपको एक क्लास में कि जो हमारा लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट है, ये एक्ट संसद के द्वारा बनाया गया है। संविधान में लोकपाल जैसी संस्था का कहीं जिक्र नहीं है। संविधान में लोकपाल जैसी संस्था का कहीं जिक्र नहीं है। संसदीय अधिनियम के द्वारा बनाया गया है। संविधान में इसका उल्लेख, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका उल्लेख नहीं है। तो संविधान का जो है इनको बैकिंग नहीं होने के कारण जितना मजबूत संस्था इनको होना चाहिए लोकपाल को, उतना मजबूत संस्था ये नहीं बन पाते हैं। तो इसीलिए ये भी एक एडवाइस आता है कि भाई इनको कॉन्स्टिट्यूशन में इनको अधिकार दिया जाए। जैसे कि हमारी यूपीएससी है, या जिस तरह से हमारी जो है सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान है, हाई कोर्ट का प्रावधान है, यूपीएससी का प्रावधान है, सीएजी का प्रावधान है, इसी तरह से अगर लोकपाल जैसी संस्था का भी प्रावधान कर दिया जाए कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये ज्यादा ताकतवर संस्था बन जाएगी, ऐसा भी इसका एडवाइस आता है। और ये लिमिटेशन में इसका आप जिक्र कर सकते हैं। Complaint against corruption cannot be registered after 7 years of offense mentioned। अब इसमें एक प्रावधान ये भी किया गया है कि अगर कोई अपराध यानी करप्शन से रिलेटेड कोई इशू अगर 7 साल या उससे ज्यादा पुराना हो गया, 7 साल से ज्यादा पुराने इशूज को आप लोकपाल के पास नहीं ला सकते। अगर लाएंगे तो रजिस्टर्ड नहीं होंगे। तो कई बार ऐसा होता है कोई मामला 8 साल 10 साल पुराना है, लेकिन अब जाके पता चला, अब जाकर के किसी ने उसके खिलाफ आवाज उठाई, तो क्या उसके ऊपर लोकपाल जांच नहीं करेंगे? तो ये भी चीज पे थोड़ा सा हमें सुधार करना पड़ सकता है कि इसमें ये जो रेस्ट्रिक्शन है 7 साल का, ये हटाया जाए, क्योंकि कई बार करप्शन के मामले दबे रहते हैं। क्योंकि वो जो नेक्सस रहता है अधिकारियों का, पॉलिटिशियंस का, अधिकारियों का, वो क्या करते हैं, ऐसे मामलों को कई सालों तक दबा के रखते हैं, और फिर बाद में किसी को पता चलता है 8 साल बाद 10 साल बाद पता चलता है कि इतने बड़े पैमाने पर करप्शन हुआ है, तो वो लोकपाल के पास जा ही नहीं पाएंगे। वो कंप्लेन नहीं, अगर करेंगे भी तो लोकपाल रजिस्टर नहीं कर पाएंगे, जांच नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ये जो समस्या है इसे भी दूर करने की जरूरत है। तो लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 अमेंडमेंट 2016 में कुछ कमियां जो है वो मैंने आपको यहाँ पर बताया। इसमें सुधार के लिए सजेशंस मैंने बीच बीच में आपको बताए, फिर भी आप ये समझ सकते हैं कि देखिए एक तो बहुत बेहतरीन सजेशन इसमें यही है कि लोकपाल और लोकायुक्त जो संस्था है इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेस जो है बैकिंग दिया जाए, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में इसका उल्लेख किया जाए। एक तो ये चीज है। दूसरा, लोकपाल और लोकायुक्त जो, या सेंट्रल लेवल पे लोकपाल की बात करें जैसे हम लोग कर रहे हैं अभी, तो लोकपाल जो है उनके पास इतना एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी नहीं है, फाइनेंशियली भी उनको सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंड रहना पड़ता है। तो फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव
एंड ये जो सपोर्ट है वो सपोर्ट उनको मिलना चाहिए। उनको जो एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट है, यानी कि उनके अपने कर्मचारी अधिकारी होने चाहिए, इंक्वायरी करने के लिए वो अपने लेवल पे भर्ती कर सकें। इसके अलावा उनको जो है फाइनेंशियली जो है वो उनके लिए अलग से बजट में प्रावधान कर दिया जाए कि भाई इतना बजट आपको अलॉटेड रहेगा। नहीं तो क्या होगा, वो भारत सरकार के ऊपर वित्तीय आधार पर जो है निर्भर हो जाएंगे, और एक बार वित्तीय निर्भरता बढ़ गई तो ऑटोनॉमी क्या हो जाएगी, स्वायत्तता कम हो जाएगी। तो ऑटोनॉमी को बनाए रखना बहुत जरूरी है लोकपाल का, क्योंकि तभी वो स्वतंत्रता पूर्वक जांच कर पाएंगे। क्योंकि उन्हें जांच केवल सामान्य कर्मचारी अधिकारी का नहीं करना है, उन्हें जांच करना है प्रधानमंत्री के विरुद्ध, मंत्रियों के विरुद्ध, बड़े बड़े जो केंद्र सरकार के अधिकारी हैं उनके विरुद्ध। तो इसीलिए उनकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती। तो उनको स्वायत्तता अगर ज्यादा दिया जाए, वित्तीय रूप से उन्हें और मजबूत बनाया जाए, उन्हें अगर प्रशासनिक हेल्प ज्यादा दिया जाए, और साथ ही साथ संविधान के द्वारा उन्हें और मजबूत बना दिया जाए, तो लोकपाल संस्था और मजबूत होगी और इससे करप्शन को दूर करने में मदद मिलेगी। अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच और ये जुडिशियरी ब्रांच, जो लोकपाल की दो महत्वपूर्ण शाखाएं हैं, ये कैसे काम करती हैं। क्योंकि लोकपाल को काम करने के लिए इनको कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट जो है बनाया गया है, और लोकपाल के जो टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट है उनको दो हिस्सों में बांट देते हैं। नंबर 1 एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच और नंबर 2 जुडिशियल ब्रांच। तो इसको हमने संक्षेप में बताया है, बहुत विस्तृत जाने का उतना समय नहीं है, इसे संक्षेप में देख लेते हैं। पहली चीज तो ये ध्यान रखिए कि लोकपाल के पास ये दो इंपॉर्टेंट ब्रांचेज हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच जिसके जो प्रमुख होते हैं वो हेडेड बाय एन ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ द सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेक्रेटरी लेवल के जो अधिकारी होते हैं, सेक्रेटरी सचिव स्तर के, वो इसके प्रमुख होते हैं। और इस एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच के अंतर्गत देखिए क्या क्या होता है। एक तो इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन ब्रांच होता है। इंक्वायरी करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इनके पास अपनी एक टीम होती है। प्रोसिक्यूशन ब्रांच होती है जो प्रोसिक्यूशन करती है, यानी कि जिनके ऊपर आरोप लगाया गया है, जिनके खिलाफ शिकायत की गई है, उनको उनसे अगर बातचीत करना हो, कुछ पूछताछ करनी हो, तो प्रोसिक्यूशन ब्रांच करती है। इसके अलावा सेंट्रल रजिस्ट्री जो ब्रांच है वो जितने भी मामले आते हैं उसको प्रॉपर रजिस्टर्ड करने का काम करती है। इसके अलावा एस्टैब्लिशमेंट, कोऑर्डिनेशन एंड मीडिया एंड पब्लिकेशन ब्रांच। तो नाम से ही स्पष्ट है कि जो लोकपाल संस्था में जो अधिकारी, जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनके बीच कोऑर्डिनेशन होता रहे, मीडिया में यानी सूचनाएं जो हैं प्रॉपर वे में पब्लिश होती रहें, ये सब काम देखने का इनका रहता है। एक बजट एंड फाइनेंस एंड अकाउंट्स ब्रांच है जो लोकपाल के तमाम खर्चे हैं, एक्सपेंडिचर है, उनके लिए जो वित्तीय व्यवस्था करनी होती है वो काम करते हैं। और एक सिक्योरिटी विंग होती है जो कि सुरक्षा से संबंधित जो लोकपाल या इनसे रिलेटेड जो लोग होते हैं, इनके मेंबर्स होते हैं, जो जुडिशियल मेंबर होते हैं, नॉन जुडिशियल मेंबर होते हैं, उनकी जो सिक्योरिटी से रिलेटेड मैटर्स होते हैं, क्योंकि ये चूंकि करप्शन के अगेंस्ट काम कर रहे होते हैं तो स्वाभाविक है इनकी सुरक्षा के मसले पे भी ध्यान देना पड़ेगा। तो वो एक ब्रांच भी इसमें रखा गया है। तो ये सारे ब्रांचेज हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच के अंतर्गत। दूसरा हिस्सा इसका है जो है जिसको कहते हैं जुडिशियल ब्रांच। जुडिशियल ब्रांच में सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि ये जो ब्रांच है ये असिस्ट लोकपाल टू डिस्चार्ज जुडिशियल फंक्शन। जो लोकपाल के जो जुडिशियल फंक्शन होते हैं, जो न्यायिक गतिविधियां होती हैं, उनमें जो मदद की उनको जरूरत पड़ती है, वो यहाँ पे जो लोग होते हैं, यहाँ पे जो न्यायिक अधिकारी होते हैं या जो न्यायिक व्यक्ति होते हैं, वो लोकपाल को मदद करते हैं। तो इस तरह से लोकपाल या लोकपाल के चेयरपर्सन, उनके जुडिशियल मेंबर और जुडिशियल मेंबर को जो सहायता चाहिए जुडिशियल सहायता के लिए, ये असिस्ट करने का काम जुडिशियल ब्रांच के द्वारा किया जाता है। ठीक, ये बात आपको स्पष्ट हो गया कि लोकपाल के ऑफिशियल जो फंक्शनिंग है उनको एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल ब्रांच में बांट करके देख सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं कि इंक्वायरी की प्रोसेस क्या होती है। तो स्वाभाविक है इंक्वायरी की प्रोसेस बहुत विस्तृत होती होगी। थोड़ी सी जानकारी के लिए यहाँ पर मैंने कोशिश की है आपको बताने के लिए कि जब भी कोई मसला, कोई कंप्लेन जो है लोकपाल के ऑफिस में आता है, लोकपाल के पास आता है, तो पहले तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कराई जाती है, प्रारंभिक इंक्वायरी कराई जाती है। और वो जो प्रारंभिक इंक्वायरी होती है उसके लिए प्रावधान ये किया गया है कि इन्वेस्टिगेशन की जो रिपोर्ट है, ये जो प्रारंभिक
इंक्वायरी है वो 90 दिन के भीतर पूरी हो जाए, 90 डेज। द प्रिलिमिनरी इंक्वायरी टू बी कंप्लीटेड विद इन 90 डेज और इन्वेस्टिगेशन बाय एनी एजेंसी। 90 दिनों के भीतर या तो कोई इंक्वायरी जो उनकी खुद की इंक्वायरी ब्रांच है वो कर सकती है, या अगर किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जैसे सीबीआई वगैरह को अगर मामला दिया हुआ है तो वो 90 डेज के अंदर पूरा कर लेते हैं। तो वो रिपोर्ट जो है वो आ जाती है लोकपाल के पास। अब इसके आगे क्या होगा, आफ्टर रिसीविंग द रिपोर्ट, अगर रिपोर्ट उनको आ गई तो क्या करेंगे, रिसीविंग द रिपोर्ट ऑफ द प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, लोकपाल में ऑर्डर एंड इन्वेस्टिगेशन। अगर उनको लगता है कि भाई इंक्वायरी तो कर दी हमने, प्रारंभिक जांच हो गई है, लेकिन इसमें गहन अध्ययन की जरूरत है, इसमें और ज्यादा जांच की जरूरत है, तो वो क्या करेंगे, किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को मामले को सुपुर्द कर देंगे कि आप इसकी पूरी विस्तृत जांच करिए, इन्वेस्टिगेट कीजिए और हमें बताइए। और अगर उनको लगता है कि नहीं ऐसा करने की जरूरत नहीं है, केवल डिपार्टमेंट से काम चल जाएगा, तो डिपार्टमेंट को भी बोल सकते हैं कि भाई जो डिपार्टमेंट में हमने ये बात इंक्वायरी कर ली है और ये मामला इस तरह का है, इसमें आप उस अधिकारी के खिलाफ ये एक्शन ले सकते हैं, तो वो काम भी ये कर सकते हैं। डिपार्टमेंट और एनी अदर जो अप्रोप्रिएट एक्शन है वो लेने के लिए कह सकते हैं अगेंस्ट द पब्लिक सर्वेंट बाय द कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी। अगर लोकपाल चाहे तो प्रारंभिक इंक्वायरी हो गई या इन्वेस्टिगेशन हो गया, तो उन सब के बाद जो है वो लोकपाल जो है एक बोल सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं किसी डिपार्टमेंट के हेड को कि भाई ये हमने इंक्वायरी कर ली है, इन्वेस्टिगेशन से ये सारे तथ्य हमको पता चल गए, आप इनके अगेंस्ट ये एक्शन ले सकते हैं। तो इस तरह से इनकी इंक्वायरी प्रोसेस जो है वो चलती है। तो इसमें ये दो चीज ध्यान रखिएगा, जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होती है वो 90 दिन में पूरा करने की कोशिश की जाती है, और दूसरा प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बाद चाहे तो लोकपाल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को मामला दे सकते हैं, और चाहे तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बाद संबंधित जो मंत्रालय या विभाग हैं उनमें जो कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी रहते हैं उनको एक्शन लेने के लिए वो एडवाइस कर सकते हैं। तो इस तरह से ये इंक्वायरी की प्रोसेस हो गई। अब इसमें एक चीज जो हमने पिछले जो लोकपाल से संबंधित 3 आपको हमने यहाँ पर वीडियोस प्रोवाइड किए हैं। सबसे पहला वीडियो था, उसमें हमने लोकपाल के विकास के बारे में बताया था, और साथ ही साथ आपको बहुत सी जानकारी उसमें दी थी कि लोकपाल कैसे बना, और फिर लोकपाल का जो संगठन है वर्तमान का, उसमें चेयरपर्सन, जुडिशियल मेंबर, नॉन जुडिशियल मेंबर, उनके बारे में बताया था। दूसरा जो वीडियो था उसमें स्ट्रक्चर के बारे में बताया था कि लोकपाल की संरचना किस तरह की है, उनमें किन किन लोगों की नियुक्तियां की जाती है, उनका टर्म क्या है, यानी कितने समय के लिए उन्हें रखा जाता है, ये सब दूसरी क्लास में। और अभी जो ये तीसरा आप वीडियो लोकपाल लोकायुक्त एक्ट 2013 अमेंडमेंट 2016 और उससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण प्रावधान है उनमें आप एक और महत्वपूर्ण जानकारी को इंक्लूड कर सकते हैं कि लोकपाल को रिमूव करना, मान लीजिए ऐसा अपॉइंट करना तो आप जान गए, लेकिन रिमूव करना अगर उन्हें हटाना हो तो कैसे हटाएंगे, तो देखिए इसकी भी एक प्रोसेस है। द चेयरपर्सन और द मेंबर शैल बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के द्वारा ही उन्हें हटाया जाता है। कौन हटाएंगे इनको? राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति एकदम से अपनी मर्जी से नहीं हटा देते। अगर मान लीजिए किसी चेयरपर्सन यानी लोकपाल के चेयरपर्सन या मेंबर के विरुद्ध कोई शिकायत आती है, तो शिकायत को एक्सेप्ट करने का प्रोसेस होता है। प्रोसेस क्या रहता है? On the grounds of misbehavior, after the Supreme Court on a reference being made to it by the President on a petition signed by at least 100 members of Parliament has on an inquiry held with the procedure prescribed in that behalf। अब ये बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है, मैंने इसे शॉर्ट में किया है। आपको बताने का मेरा मकसद क्या है कि इस राष्ट्रपति जो है वो चेयरपर्सन या मेंबर को हटाते हैं, रिमूव करते हैं। किस आधार पर हटाते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ मिसबिहेवियर, यानी अगर उन्होंने कोई ऐसा काम किया है जो एक्ट के मुताबिक नहीं है, उन्होंने कोई ऐसा काम किया है जो कि उनके पद के अनुरूप नहीं है। मान लीजिए उन्होंने कोई पद ज्वाइन कर लिया, उन्होंने कोई ऐसा काम किया जो कि इस लोकपाल के चेयरपर्सन या मेंबर की जो लीगैलिटी होती है, वैधता होती है, उसके अनुरूप नहीं है, या कोई करप्शन का मामला चार्ज उनके अगेंस्ट आ गया। अब ये तो बहुत गलत बात हो गई कि भाई जिस संस्था को या जिन व्यक्तियों को हमने भारत में
भ्रष्टाचार को, करप्शन को खत्म करने के लिए सर्वोच्च सुप्रीमेसी संस्था के रूप में एस्टैब्लिश किया, वहीं पर गड़बड़ी हो रही है। तो फिर ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? तो राष्ट्रपति के पास मामला जाएगा, राष्ट्रपति उन्हें हटाएंगे, लेकिन अपनी मर्जी से एकदम से नहीं हटाएंगे, क्योंकि कई बार आरोप गलत भी हो सकते हैं, झूठे भी हो सकते हैं। तो इसीलिए इसकी जांच की एक प्रक्रिया होती है। जांच की प्रक्रिया जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाती है। सुप्रीम कोर्ट जो भी आरोप एलिगेशंस होंगे वो राष्ट्रपति क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट को भेज देंगे। लेकिन राष्ट्रपति के पास मामला कैसे आएगा? तो राष्ट्रपति जो है ये काम तभी करेंगे जब उनके पास संसद के 100 सदस्यों के द्वारा 100 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, संसद के 100 सदस्यों के द्वारा जो है पेटिशन यानी कि याचिका, यानी कि ऐसा मसला यानी कि शिकायत वाला जो रिपोर्ट होगी, वो रिपोर्ट जो है अगर राष्ट्रपति के पास आती है, पेटिशन अगर राष्ट्रपति के पास आता है, किनके द्वारा? 100 मेंबर्स के द्वारा। यानी कहां से 100 मेंबर्स? तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो संसद के 100 सदस्य हैं, वो एक पेटिशन जो है वो रखेंगे राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति क्या करेंगे? राष्ट्रपति उसे भेज देंगे सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच करेंगे, उन आरोपों की जांच करेंगे, और जांच करने के बाद अगर वो उनको लगता है कि जो एलिगेशंस हैं, जो आरोप लगाए गए हैं वो सही हैं, तो राष्ट्रपति को वापस वो रिपोर्ट भेजेंगे और राष्ट्रपति उस बिहाफ पर चेयरपर्सन या मेंबर को रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ये हो गई प्रोसेस। अब एक और चीज आती है कि रिपोर्ट लोकपाल जो है साल भर जब काम करेंगे तो वो किसी न किसी को रिपोर्ट देंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां होंगी। तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे? इनकी ड्यूटी होगी कि ये अपना एक एनुअल रिपोर्ट तैयार करें। इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द लोकपाल टू प्रेजेंट एनुअली ए रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट देंगे और राष्ट्रपति देखेंगे उस रिपोर्ट में कि कौन कौन सी बातें जो हैं वो लोकपाल ने कौन कौन सा एडवाइस किया भारत सरकार को, क्या क्या करने की कार्यवाही, क्या क्या उन्होंने कार्यवाही की, किन किन अधिकारियों के खिलाफ, ऑफिसर्स या मंत्री या सांसदों के खिलाफ उन्हें कोई रिपोर्ट दी, तो उन सारी चीजों पर क्या कार्रवाई हुई है। जो भी कार्रवाई हुई उसकी पूरी कार्रवाई की रिपोर्ट के साथ वो राष्ट्रपति कहां रख देंगे? उसे पार्लियामेंट के दोनों सदन में, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में रख देंगे। अब अगर मान लीजिए जो लोकपाल ने रिपोर्ट दी है और उस लोकपाल की रिपोर्ट पर अगर काम नहीं होता है तो सरकार की बदनामी होगी। यानी संसद में ये माना जाएगा, पार्लियामेंट में, कि भाई सरकार जो है करप्शन के अगेंस्ट जो है जिस तरह से लड़ना चाहिए वैसा लड़ नहीं रही है, करप्शन को खत्म करने में सरकार की रुचि नहीं है, क्योंकि वो लोकपाल की जो रिपोर्ट है, लोकपाल की जो कार्रवाई है, लोकपाल का जो एडवाइस है उसे मान नहीं रही है। तो इससे क्या होगा? अल्टीमेटली सरकार के ऊपर ये दबाव रहेगा, प्रधानमंत्री के ऊपर दबाव होगा, मंत्रियों के ऊपर दबाव होगा, और साथ ही साथ उन अधिकारियों और कर्मचारियों के ऊपर दबाव होगा जो किसी न किसी रूप में करप्शन के मामले में इन्वॉल्व होते। क्यों? क्योंकि लोकपाल अपनी रिपोर्ट कहां रखेंगे? प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को कहां रखेंगे? संसद के दोनों सदनों में, और संसद के दोनों सदनों में जब उसके ऊपर चर्चा होगी तो ये बात कहां आएगी? जनता के सामने आएगी, मीडिया के सामने आएगा, सोशल मीडिया में आएगा, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि उन लोगों के ऊपर जो करप्शन करने का सोच रहे हैं या करप्शन में इन्वॉल्व हैं, उनके ऊपर हमेशा ये प्रेशर बना रहेगा कि कभी भी अगर मामला सामने आया तो भारी बदनामी होगी, और जो लोकपाल को शक्तियां दी गई हैं उन शक्तियों के आधार पर जो संपत्ति है वो भी कन्फिस्केट कर दिया जाएगा। आपको मैंने पावर में बताया था, जुडिशियल जो इनका पावर है लोकपाल का, कि लोकपाल के पास ये पावर है कि वो संपत्ति जो भ्रष्ट तरीके से हासिल की गई है उसे कन्फिस्केट कर सकते हैं, उसे हटा सकते हैं, उसे कर्टेल कर सकते हैं, तो वो संपत्ति भी हाथ से जाएगी और बदनामी होगी सो अलग। तो इस तरह से करप्शन को दूर करने में लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 की महत्वपूर्ण भूमिका साबित हो सकती है। साथ ही साथ 2016 के अमेंडमेंट के माध्यम से उसे और मजबूत किया गया है, लेकिन इसको और मजबूती दी जा सकती है अगर लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट को जो है संवैधानिक ढांचा दिया जाए, यानी संविधान में अगर इनको स्थान दिया जाए, अगर इसे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन बना दिया जाए तो ये और मजबूत संस्था बन जाएगी और इससे
भ्रष्टाचार को दूर करने में काफी मदद मिलेगी। लेकिन साथ ही साथ आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसमें कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि देखिए अगर अच्छी चीज है और अच्छा अगर आपको लग रहा है, आपका नॉलेज बढ़ रहा है, आपको परीक्षा में इससे बहुत मदद मिलने वाली है, अगर आप इसे महसूस करते हैं तो इसे प्रसारित करने की जो जिम्मेदारी है, सोशल जिम्मेदारी है, आपकी बनती है। इसीलिए मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो इसे प्रसारित और प्रचारित करने में हमारी मदद जरूर करें। धन्यवाद।